हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह आसुलिया। तो दोस्तों, आज जिस पेपर की बात करने वाले हैं उसका नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनका जो सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर इंक्लूड है। इस पेपर की बात करें इन जनरली तो वही 5 यूनिट्स हैं आपकी। थ्योरी पोर्शन रहता है इसके अंदर मेनली। और दोस्तों, इसके अंदर जो इंडियन इकोनॉमी जो बात करें क्लास 12th की बात करते हैं अपन सीबीएसई स्कूल्स की। जो ऐसे स्टूडेंट जो सीबीएसई से पास आउट हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, वहां से इसका अच्छा पोर्शन भी रहता है। और कह सकते हैं कि जो जो ऐसे स्टूडेंट जिनका आरबीएसई में था, ठीक है, जिनका बोर्ड जिसने आरबीएसई दिया था, उन्होंने क्लास 11 में इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, वहां से यहाँ का इंडियन इकोनॉमी पोर्शन भी अच्छा रहता है। और अच्छी चीजें हैं इसमें, कंसेप्चुअल चीजें हैं, थ्योरी पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है। तो यहाँ से आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। आपके इंटरनल्स में भी यहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे आपके। और बात करें एक्सटर्नल में तो वहां से भी आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर वो भी अगर आपने पेपर में पुट डाउन कर दिया तो इट्स सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पेपर है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंसेप्ट है जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में हेल्प करेगा। काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर जो आप बताए वही आएंगे क्या। तो हमारे ये ट्राई रहता है कि जो हम यहाँ बता रहे हैं वहां से कहीं ना आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि पेपर फ्रेम यूनिवर्सिटी करता है। ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर जो भी कॉलेज है वो करता है। लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखे। और बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की तो काफी सारे बहुत ही ज्यादा 80 से 85% क्वेश्चन आपको दिखने को मिले थे। बहुत ज्यादा हेल्प भी हुई थी काफी सारे स्टूडेंट को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि जो कोई गांव में बैठकर ये वीडियो भी देख सकता है और वो भी अच्छे मार्क्स से गेन कर सकता है। चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो चालू करते हैं। देखते हैं कि सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, ठीक है, पूरा पेपर का नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ठीक है, आपके पास स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है उस हिसाब से मैं लिखा। तो ये आपका सेकंड सेम में पेपर है और इसका ये पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है ना। देखते हैं सर, सबसे पहले बात करें सर, जो पेपर का नाम है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट आकर डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या फिर कभी कभी क्वेश्चन लॉन्ग में भी 3 से 4 बार हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन मीनिंग पूछे नॉर्मली वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में तो आपको यहां तक लिखना है। लेकिन जब क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए, जब क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए और आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो आप, तो इसको शॉर्ट में भी अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को भी आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, अच्छे से सारी चीजें अपन कवर आउट करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिएगा, अब बात करें सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। कि जब आप पेपर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर पेपर के बेस के नाम का, तो भी काफी सारी चीजें आपको पेपर में वहां से दिखने को मिलती है और बहुत सारी ज्यादा हेल्प होती है। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर की मतलब जो नाम है उस पेपर का, उसका मतलब भी उनको नहीं पता। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली डैम श्योर होगी क्वेश्चन आएगा पेपर में। अच्छे से करके जाना, आज मैं बता रहा हूँ वो। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया। सबसे पहले बात करें सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होती है? ऐसे कुछ फैक्टर्स और फोर्सेस होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को। कौन सा एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। उसको इन जनरली बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर एक बार वापस बताता हूँ, सुन लेना अच्छे से। एक ऐसी फैक्टर्स और फोर्सेस, कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं और कुछ फोर्सेस होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको? एनवायरनमेंट को। और किस कौन सी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं सर? अपन बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, यानी कि कोई और ऐसी फैक्टर्स और फोर्सेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एक बार आप अच्छे से इसको रीड आउट करता तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक बार रीड आउट करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर टू द ऑल दोस फैक्टर्स एंड फोर्सेस or internal or external factors which directly or indirectly affect the
पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर नोन एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फोर्सेस है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 to 6 मैंने कुछ लिखे हैं, आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपके पास कोई टेक्स्ट बुक होगी या फिर कोई रेफरेंस बुक होगी, वहां से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। बट अगर इतना भी लिख दिया तो सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, थर्ड है सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, टेक्निकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर है मार्केट कंडीशन। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट आता है कहीं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं टेक्निकल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब जो फॉर एग्जांपल कोई पहले सब पेपर वर्क से काम होता था, फिर आपका पीसी आया, अब लैपटॉप आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, तो टेक्निकल चीजें में चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में भी इसका इफेक्ट आता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें भी सारी चीजें अपने को चेंज करनी होगी। और जो पुराना स्टाफ है, जो जो पुराने जो सीए हैं, सीएस है, ठीक है, वो पेपर पेन पर टेबल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते थे, क्या आप वो काम आएंगे क्या अपने को? नहीं, अपने को वापस क्या चाहिए, मॉडर्न स्टाफ चाहिए। मॉडर्न स्टाफ इन द सेंस कि जिनको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना आता है, वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, है ना, ये सारी चीजें उनको टेक्निकल चीज उनको अच्छे से आती हो, तो अपन उनको हायर करेंगे। या फिर आप उनको पेपर पेन वाले को हायर करोगे? नहीं, ऑब्वियस सी चीज है कि अपन किसको, जिनको सारी चीजें आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आ रही है, उन चीजों को अपन क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले आज से 10 साल पहले सारी चीजें ऑफलाइन चलती थी, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, तो आप घर बैठे बैठे भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सक रहे हो। ठीक है, आप अपनी सर्विसेज दे सक रहे हो। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी में चेंज, तो इसके हिसाब से कहेंगे एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है। फिर मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन क्या होता है कि सर आज जो कंडीशन है मार्केट की, जरूरी थोड़ी कि हर सीजन में वही, सीजन टू सीजन भी चेंज होता रहता है। आज जो वेदर है जरूरी नहीं कि कल वो वेदर हो। ठीक है, या फिर आज जो प्राइस है पर्टिकुलर मार्केट की, हो सकता है कि मार्केट की डिमांड एंड फोर्सेस की वजह से जो मार्केट के अंदर जो रेट है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, वो भी चेंज हो। ये कुछ पॉइंट्स है किसके अंदर, आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स जो इफेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मार्केट को। आई होप कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी नहीं होगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुन लेना, 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपका पेपर में काम हो जाएगा यहाँ से। और अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ी क्वालिटी की दिक्कत, इश्यू आ रहा होगा आपको, आई नो, बट थोड़ा आप कोऑपरेट करना। ठीक है, वी विल सून अपग्रेडेशन करेंगे अपन भी। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और भी अगर किसी को डाउट होता है किसी वीडियो में कि सर एक बार वापस समझा दो, तो आप मेरे को इस नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी मेरे तरफ से जो बेस्ट होगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। नेक्स्ट बात करें सर, इंडियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, वापस कान खोल के सुन लेना या सुन ले। इंडियन इकोनॉमी का यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2019, 20 और 17 रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से कर जाना। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। सर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरे हिस्ट्री टाइप का रहता है इंडियन इकोनॉमी। जो स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से थे, यानी कि जिन्होंने 12th सीबीएसई बोर्ड से की है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी 12th में। और ऐसे स्टूडेंट जिनका आरबीएसई मीडियम था, ठीक है, जिन्होंने बोर्ड किसे दिया था, आरबीएसई से दिया था, आरबीएसई जिसका बोर्ड था, तो उनका जो कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्लास 11 में पढ़ी होगी। कब पढ़ी होगी दोस्तों, 11th में। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11th में पढ़ी होगी, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th पे पढ़ी होगी। एक बार वापस हम रिकैप करते हैं कि सर 11th में हमने पढ़ी थी लेकिन भूल गए। सर 12th में हमने पढ़ी तो थी बट भूल गए। सर एक बार वापस रिकैप करा दो। सर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ कि अच्छे से कर जाना। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सर इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो ब्रिटिश से पहले, जब अपने इंडिया में ब्रिटिश नहीं आते उससे पहले इंडिया की कंडीशन अच्छी थी। सारे जो लोग थे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सारी चीजें चलती थी। बट बात करते हैं आपका ब्रिटिश के बाद में, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आ गए उसके बाद में क्या क्या कंडीशंस थी। तो
पहले क्या थी, प्रॉस्परस एग्री एंड हैंडीक्राफ्ट, यानी कि लोग सेल्फ रिलायंट थे, ठीक है। एग्री यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, और हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों के द्वारा कुछ भी चीज मतलब वो बनाते थे, है ना। हैंडीक्राफ्ट बहुत सारी चीजें अपने यहाँ की फेमस भी है। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये क्या है, ब्रिटिश रूल से पहले कौन सी कंडीशन थी, प्रॉस्परस एग्री और हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों पेपर में पुट डाउन करके आना, पॉइंट्स नंबर मिलेंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या कंडीशंस थी, कैसा कैसा था, वो सब बता रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के समय क्या होता था दोस्तों की जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई जाती थी, बट किसके ओन इंटरेस्ट, ब्रिटिशर्स के, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश रूल्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी फ्रेम तो किए करते थे, बट किसके इंटरेस्ट में, इंडियंस के इंटरेस्ट में नहीं, यानी कि इंडियन को जहां पर फायदा हो रहा है उनके इंटरेस्ट में नहीं बनाते थे, वो बनाते थे कहीं ना कहीं जहां पर ब्रिटिशर्स का फायदा हो रहा हो, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते थे और बनाते थे। तो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ओन इंटरेस्ट, ओन इंटरेस्ट किसका, ब्रिटिशर्स का, जिसमें फायदा दिख रहा हो वो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, ठीक है। अगर इंडियन इकोनॉमी का मतलब पूछे तो इस टाइप से पॉइंट बना के लिख सकते हो, नंबर मिल जाएंगे नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जाता है, और 2016 18 में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट लॉन्ग आंसर में कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन करना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की आपको पता है कि इंडिया की 70 to 75% पॉपुलेशन जो एंगेज थी वो कहाँ थी, एग्रीकल्चर में थी, ठीक है। कि सर जो भी काम करते थे वो प्रोडक्शन करते थे फिर सेल करते थे, इस तरह से पूरा उनका प्रोटोकॉल था। बट ब्रिटिश रूल के आने के बाद में क्या क्या कंडीशंस थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, सारी चीजें देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर किसके अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर। फिर क्या आता, लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया था, कौन सा आया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जमींदारी सिस्टम हो गया, यानी कि अपनी खुद की ही लैंड पर अपने को कुछ पोर्शन कह सकते हैं कि जो अपने अर्न किया वो देना पड़ता था किसको, ब्रिटिशर्स को। इस टाइप से आप लिख सकते हो किसके अंदर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि सर जो भी आपने परचेज किया है, सॉरी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो बेचना का है, जो भी चीज प्रोडक्शन, जैसे वीट आपने प्रोडक्शन की है उसको सेल आउट भी क्या करना है, ब्रिटिशर के मार्केट में, यानी कि ऐसे शॉप जहाँ पर ब्रिटिशर्स बैठे हैं वहां पर ही आपको चीजें सारी सोल्ड आउट करनी है, और वहीं से ही सामान लाना है वापस, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नीड्स होती है उसके बेस पर, ठीक है। और ध्यान रखना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये चीज भी लिख सकते हो कि उन्होंने इतना फोर्स कर दिया था कि आप यही पर्टिकुलर जो क्रॉप्स है वो ही आप उगाओगे, यानी उन्हीं की ही फार्मिंग करनी है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि ये चीजें ही करनी, इतना ज्यादा फोर्स था, ठीक है। देन आफ्टर बात करें नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो भी कह सकते हैं कि अपन यहाँ पर देखा ना कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते थे वो किसके ओन इंटरेस्ट बनते थे, बट किसके, ब्रिटिशर्स के। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी कि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, वहां पर एचवाईवी सीट्स नहीं थे, ठीक है। फिर जो कह सकते हैं कि ऐसी कोई टूल्स मशीन्स भी नहीं थी जिससे कि फर्टिलिटी अच्छी हो, जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो, और कोई इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी, और नहीं कोई ब्रिटिशर्स ने उसके तरफ ध्यान दिया, काम किया, ठीक है। जो भी किया था वो सब अपने ऑन इंटरेस्ट के लिए किया था। तो ये सारे 2 to 3 पॉइंट्स है जो आपको ऐड करना है किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट बात करते हैं सर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि सर जो भी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो भी कंपनी थी, जो भी पर्टिकुलर इंडिया की कंपनी थी, उसको कैसे एबॉलिश किया, कैसे उनको ट्रांसफर किया, ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है किसके अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उन्होंने क्या किया था कि जो लोग आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे उनको है ना हटा दिया गया, उनको फोर्सफुली दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी इंडस्ट्रिया थी उनके अंदर फोर्सफुली उनको उधर शिफ्ट कर दिया गया। उससे इफेक्ट ये आया कि सारी जो इंडस्ट्रिया थी, कौन सी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बंद करवा दिया, शटर डाउन करवा दिया, सारी चीजें करवा दी। तो उससे इफेक्ट ये आया कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो यहाँ के फॉर एग्जांपल 10 जने हैं,
ठीक है, इकोनॉमी में 10 जने हैं। इंडिया की बात करते हैं, 7 जने आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है, और 3 जने आपका है इंडस्ट्री में, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री इन्होंने क्या करवा दी, बंद करवा दी। सर इंडस्ट्री बंद करा दी तो इन लोगों को खाना पीना तो चाहिए, तो कुछ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ये इन लोगों को भी यहाँ कर दिया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या होगा, ओवर विलिंगनेस हो गया, यानी कि जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में भी कमी आ गई, ठीक है, और जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उतना वो नहीं कर पाते थे, ठीक है। इसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, आई होप यहाँ से ये अच्छे समझ में आएगा कि जितने भी इंडस्ट्री थे वो बंद कर दी। उससे इफेक्ट क्या आया, इफेक्ट ये आया कि सर जो लोग, जो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आपकी इंडस्ट्री में एंगेज थी उनको शिफ्ट कर दिया किधर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। और फॉरेन ट्रेड के अंदर थोड़ा बहुत ये है कि वो एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है। जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, वो जो चीजें इंडिया में बन रही थी वहां से एबोलिश करके उन्होंने क्या किया कि जो भी रॉ मटेरियल थे वो एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट, फिनिश गुड को इंपोर्ट करने लगे, और वही चीजें यहाँ पर जो हाई प्राइस में सेल आउट कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीजें पॉलिसीज किसके अगेंस्ट, मतलब किसके फेवर में बनी, ब्रिटिश रूल्स के फेवर में। आई होप कि अगर इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है तो आप इतना अच्छे से अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली मैं डैम श्योर हूं कि आपको अच्छे से नंबर वो देगा, ठीक है। पर लिखने का तरीका होना चाहिए, और इससे इजी कोई, आई होप कि अगर आपको इससे इजी कोई समझाता है तो आप वहां से पढ़ना। और मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको समझा दिया है, ठीक है। एक बार वापस मैं रिकैप कर लूँ तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फोर्सेस होती है जो किसी भी पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट करती है। फिर कुछ इफेक्ट्स हैं किसके, एनवायरनमेंट के, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, गवर्नमेंट, मार्केट कंडीशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके, इसके अंदर आपके इफेक्ट्स है किसका, एनवायरनमेंट का। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या कंडीशंस थी, उसके बाद में क्या कंडीशंस थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या मेन चीजें थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर क्या हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या हुआ आपका, फॉरेन ट्रेड। आई होप कि अगर यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल में क्वेश्चन आएगा एज वेल एज एक्सटर्नल में, तो आना है, फिक्स है, डैम श्योर हूं मैं। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। बस ये मेन मोटिव ये होना चाहिए कि कम टाइम में आपको अच्छे से ज्यादा पढ़ना, सारी चीजें नहीं पढ़नी आप, क्योंकि सारी चीजें पढ़ने बैठोगे पूरा ईयर रहता है आपको, पूरा यूनिवर्सिटी ने पूरा ईयर दिया है आपका। सेम सिस्टम में तो 3 to 4 मंथ देते हैं आपको, बट 4 मंथ में आपको अप्रोक्स 4 सब्जेक्ट रखते हैं, उसको 3 to 4 मंथ में आपको कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन आप नहीं करते हो, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो मेरे पास कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके साथ में बीकॉम कर रहे हैं, तो टास्क रहता है। तो अपना मेन टारगेट ये होना चाहिए कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपन गेन कर सके, है ना। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, चलेगा नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिएगा देखते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव्स है किसके, एग्रीकल्चर पॉलिसी सर क्यों इंट्रोड्यूस की गई, या फिर इसका मेन मोटिव क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स में आपको लिखा है। आप एक काम करना कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में 3 to 4 लाइंस ऐड कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आए तो इतना इंक्लूड करने की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज की बात करते हैं कि सर ये पॉलिसी क्यों बनेगी। तो सबसे पहले किसके इंटरेस्ट के लिए बनेगी, मेन इंटरेस्ट किसका, फार्मर्स का, ठीक है। मेन इंटरेस्ट किसका था, फार्मर्स का। जो मेन इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएगी कि जो फार्मर्स है वो मतलब मेहनत कर रहा है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जिससे कि वो भी मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो इसलिए पॉलिसी बनेगी, देखिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, ठीक है। सेकंड पॉइंट, टू जनरल एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब आप बोलो कि अर्बन एरिया में भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, बट आपको पता है कि जो इंडिया की मतलब मोस्ट
पॉपुलेशन कहाँ रहती थी पहले? गांव में, यानी कि विलेजेस में, यानी कि रूरल एरियाज में। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा? क्योंकि ज्यादा लोग खेती यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ करते हैं? गांव में करते हैं, तो विलेजेस में करते हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं जिनके पास में जमीन नहीं है, जिनके पास में लैंड नहीं है, वो किसी दूसरे के यहाँ पर जाके अपना काम करेंगे, जिससे कि उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जब पैसा कब मिलेगा? जब जो लैंड ओनर है वो ज्यादा प्रोडक्ट मतलब वीड्स को ग्रो करना चाहेगा, तब जाके वो दूसरे को हायर करेगा ना। अगर वो खुद ही थोड़े से पोर्शन में लैंड में अगर काम करेगा, तो क्या उसको दूसरे लेबर्स की नीड होगी? क्या दूसरे फार्मर्स की नीड होगी? क्या नहीं। तो इसलिए बोले जाए टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो जनरेट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है। मेंटेन गुड स्टैंडर्ड लिविंग। जब पैसा होगा तो उसका जो रहने का तरीका है, ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का वो फूड कंज्यूम करेगा, खाएगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। जो अपने बच्चे हैं उनको अच्छी स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, अच्छे फैसिलिटीज में रहेगा। तब कब होगा? जब उसके पास में इनकम होगी। और इनकम कब होगी? जब वो प्रोडक्शन करेगा टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। आज के टाइम पे बात करते हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज होता है, प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स से आपने पढ़ रखा। तो सेकेंडरी फैक्टर मेन मतलब कह सकते हैं कि डिपेंडेंट किस पे? प्राइमरी फैक्टर्स पे। अगर प्राइमरी फैक्टर्स ही नहीं होगा तो क्या आपके जो अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में कहीं कहीं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्या वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा? क्या आपको वहां पर रॉ मटेरियल मिलेगा? नहीं ना। तो ऑब्वियसली चीज है कि रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा? रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी फैक्टर्स, जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। तो प्राइमरी फैक्टर्स यानी कि जो एग्रीकल्चर से जो भी चीजें अपने को गेन मिलती है, जो भी रॉ मटेरियल्स अपने को मिलते हैं, वहां से अपने को रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। और जो कहाँ सप्लाई होंगे? वो सप्लाई होंगे सर आपके इंडस्ट्री में। ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ सप्लाई होगी? आपको इंडस्ट्री के अंदर। आई होप कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसीज आपको अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट बात करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में दिखने को मिल सकते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। पॉपुलेशन क्या होती है? सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक पॉलिसीज जो डेफिनेशन लिखी थी वही लिखनी इसमें। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? हाई बर्थ रेट यानी कि मतलब कितने लोग हाई बर्थ रेट है ना, कितने लोग, 1000 में से कितने लोग एक साल के अंदर अंदर बर्थ ले रहे हैं ना। डेथ रेट कितने, 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं एक साल के अंदर अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखना है थोड़ा बहुत। 5 ईयर प्लान्स। फिर एक हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 2018, 19, 22, 3 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1988। इसका मेन मोटिव ये था दोस्तों कि न जाने कितने ऐसे किसान है जो प्रोडक्शन करना तो चाहते हैं बट उनको मतलब कह सकते हैं फाइनेंस नहीं मिलता है। फाइनेंस में कहीं कहीं उनको दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है कि तो उनके पास में प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में नहीं रहता है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हो पैसा मांगने के लिए तो वो बोलते हैं कि ये लाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, इतना ही आपको लोन मिलेगा। तो काफी सारी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। इसमें 1988 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी भी फार्मर को क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्या चाहिए? किसी भी फार्मर को लोन चाहिए तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको लोन देगा। 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द शॉर्ट पीरियड यानी कि जो भी आपको पैसा होगा वो आपको चुकाना होगा 6 से 12 मंथ के अंदर। 6 से 12 मंथ यानी कि आधा साल। ठीक है, 6 to 12 मंथ के अंदर, एक साल के अंदर आपको पैसा वापस उसको पे करना पड़ेगा उस बैंक को। उसको बोला जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर 27 बैंक्स इंक्लूड है और 378 सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूड है। और 2010 का डेटा देखें तो अभी तक 2 करोड़ तक आपका लोन उन्होंने पास कर दिया है। किसको? फॉर द फार्मर्स। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? बिल्कुल बेसिक सी चीज है।
नाम से ही क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी यानी कि प्रोटेक्शन किसका, जो एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि फार्मर्स के कहीं ना कहीं अगर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो, फॉर एन एग्जांपल बारिश नहीं हुई, ड्रोट हो गया, या फिर फायर लग गई, आग लग गई, ठीक है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं काफ़ी सारे फार्मर्स। जहाँ पर बल्क बहुत से ज़्यादा लैंड होती है वहाँ पर, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिमिटेशन, सॉरी, कुछ लिमिट्स रहती है कि कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कुछ पे अपने को डिपॉजिट करवाना पड़ता है, वो सब प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन वर्क फोर्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है पेपर में। वुमेन वर्क फोर्स क्या होता है कि दोस्तों, न जाने ऐसी कितनी महिला है वुमेन से जो काम करना तो चाहती है बट काम मिलता नहीं है, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज रहता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, आपको पता है। तो वो रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, मेनली रूरल एरियाज पे बेस है कि वुमेन जो रूरल एरिया में जो काम करना चाहती है वो हाउस मतलब किसी दूसरे के घर पे काम करती है, ठीक है, वहाँ से कुछ अर्न करती है, या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम करती है, तो उसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। वुमेन वर्कफोर्स इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। आई होप कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो आप हमें क्वेश्चन नंबर पर फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन ने कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ट्राई किया। अच्छा, कुछ पॉलिसीज भी हैं जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। बट हाँ, इंटरनल्स के लिए सफिशिएंट है, यहाँ से पढ़कर जाना, क्वेश्चन आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से कर जाना, ठीक है। और भी किसी की तरह की दिक्कत हो, इशू हो, तो आप मेरे से कनेक्ट जरूर होना, और अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनको जो अपना प्लेटफॉर्म है बिल्कुल शेयर करना, जिससे कि सारे स्टूडेंट हैं जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड टीम डीएस।